हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। राइट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिरकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हमें जानकारी लेनी है इस पूरे चैप्टर में, वो समझेंगे। और फिर उसके बाद इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, हमने बेसिकली इस बुक में अब तक जितने भी चैप्टर कवर करे उसमें हमने समझा कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करना, है ना। फिर उसके बाद हमने समझा था इसी चीज़ में कि कैसे इंडिया में जो कांग्रेस सिस्टम रहा, फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए। तो जो सेकेंड चैप्टर में जो हमने चीज़ें अंडरस्टैंड करी थी उसमें हमने यही सारी चीज़ें समझी कि कैसे कांग्रेस सिस्टम में क्या हो रहा था। कांग्रेस सिस्टम में हमारे यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी पार्टी पॉलिटिक्स काम कर रही थी एंड डेमोक्रेटिक तरीके से हर पार्टी काम करने की कोशिश कर रही थी, है ना। ये सारी चीज़ें हमने समझी है। तो अब यहाँ पर जो हम समझने जा रहे हैं, जो चैप्टर 6 में जब हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ऑर्डर का क्राइसिस, यानी हमारा जो लोकतंत्र है अब उसमें एक चैलेंज आ गया था। ठीक है, यहाँ पर लोकतंत्र को किस तरीके से इमरजेंसी पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस करना पड़ा, काफ़ी टफ चैलेंज फेस करना पड़ा। एंड इस पूरे का पूरा जो पीरियड है इमरजेंसी का पीरियड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया का वन ऑफ द एक तरीके से डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी बोला जाता है, द वीकेस्ट फेज ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, जब इंडिया की डेमोक्रेसी को काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी। राइट, तो पूरा जो इमरजेंसी का पीरियड है कि आखिरकार इमरजेंसी का बैकग्राउंड क्या है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि भाई एक दिन का काम है, इमरजेंसी लगा दिया और अचानक से सारी चीज़ें हो गई और लोगों को बोल दिया कि आज से आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं, प्रेस को बोल दिया कि आज से सेंसर किया जाएगा। ऐसा अचानक से तो नहीं हो गया होगा। तो इसके पीछे का जो पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, पूरा जो उसका एक तरीके से बैकग्राउंड है, जो हमें जानना चाहिए ताकि हमारी इमरजेंसी के बारे में सोच समझ ज़्यादा विकसित हो जाए। तो इसके लिए हम पहले बैकग्राउंड को समझेंगे। राइट, तो पूरा बैकग्राउंड की क्या हुआ, क्या रीजंस थे, इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी आखिरकार इंदिरा गांधी को। राइट, ये सारी चीज़ें समझेंगे और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई, फिर उसके बाद इमरजेंसी के बाद क्या होता है, कैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, अपोजिशन लीडर्स को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जो भारत में जो डेमोक्रेसी है वो क्राइसिस में चली गई थी इस पूरे पीरियड में, इमरजेंसी के पीरियड में। एंड इवन बिफोर दैट, इमरजेंसी के कुछ समय पहले से ही क्या हो रहा था, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल दिखाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे गुजरात मूवमेंट्स क्या है और बिहार मूवमेंट क्या है। अलग अलग लीडर्स, खास तौर पर अपोजिशन लीडर्स आकर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ एंड बहुत सारी चीज़ें डिमांड करी जा रही है। राइट, तो ये हम समझेंगे कि भारत का जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या था आज़ादी के बाद कि इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है और इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है कि फिर डेमोक्रेसी में कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज ना फेस करना पड़े, डेमोक्रेसी को कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज फेस ना करना पड़े, कि हमारे भारत की जो लोकतांत्रिक जो हमारी जो फंक्शनिंग है, जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ इंडिया है, वो अफेक्ट ना हो किसी भी तरीके से। राइट, वो वीक ना हो, कमज़ोर ना पड़े। तो ये हमारा कंसर्न था। लेकिन हम देखते हैं कि इमरजेंसी जब लगा दी जाती है तो उस समय हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर में क्राइसिस आ जाता है, एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो पूरा चैप्टर इसी डेमोक्रेसी, जो हमारा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है, वो उसके आसपास घूमता है, पूरा का पूरा चैप्टर। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक्स्ट्रा क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस पूरी चैप्टर में, उसको यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वी फोकस ऑन दिस क्रूशियल फेज ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड आस्क सम क्वेश्चंस दैट हैव रिमेन कंट्रोवर्शियल आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। क्या बोला जा रहा है, इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे जो हमारी डेमोक्रेसी की जो हिस्ट्री है, हमारा लोकतंत्र का जो इतिहास है। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग हिस्ट्री ही रीड कर रहे हैं अपनी, है ना, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री रीड कर रहे हैं। सो पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, तो हम लोग अपना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में आज़ादी के बाद की पॉलिटिक्स कैसे होती है। उसी में हम लोग यहाँ पर क्या समझने जा रहे हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें जो पूरा पीरियड कवर किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1971 से चीज़ें लगभग 1977 तक चीज़ें कवर करी गई है। लगभग 5 to 6 ईयर्स तक का पूरा जो पॉलिटिक्स है इंडिया का, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो पूरी हिस्ट्री है इंडिया की डेमोक्रेसी की, जो ये जो पूरा पीरियड की जो हिस्ट्री है, वो यहाँ पर हम समझेंगे, इस पूरे क्रूशल फेज को डिस्कस करेंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो
एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इस पूरे फेज से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, वाई वॉज इमरजेंसी इम्पोज्ड एंड वॉज इट नेसेसरी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इमरजेंसी इम्पोज क्यों करनी पड़ी, अचानक से क्यों इंदिरा गांधी ने जो प्रेसिडेंट थे उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनको लेटर लिखा एंड लेटर में लिखा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, इमरजेंसी लगा दो, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो क्या वाकई में इंडिया की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरे में थी, या फिर क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि अचानक से इंदिरा गांधी को इस तरीके से डिसीजन लेना पड़ा, इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए प्रेसिडेंट को बोलना पड़ा, राइट? समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा रीज़न क्या है उसके पीछे, क्यों इमरजेंसी को इम्पोज किया गया, उसके पीछे का अल्टीमेट रीज़न क्या है, सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर। और दूसरी बड़ी चीज़, वॉज इट नेसेसरी, क्या इमरजेंसी इम्पोज करना ज़रूरी था, क्या इमरजेंसी ऐसा हो सकता था कि इमरजेंसी इम्पोज ना करी जाए, उसके बगैर भी इमरजेंसी के अलावा भी हमारे पास क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव था जिससे हम अपनी जो प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया की डेमोक्रेसी में एंड अदर चीज़ों में, जो भी उस समय अपहीवल्स हो रहे थे, क्या हम उसको रोक सकते थे किसी और तरीके से, तो वो भी हम समझेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी मीन इन प्रैक्टिस। कहने के लिए तो कहना बहुत आसान है, क्या कहना आसान है, इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इमरजेंसी में क्या हुआ, इमरजेंसी लगने के बाद एक्चुअली में क्या हुआ, जब इम्पोजिशन हो जाता है इमरजेंसी का, उसके बाद प्रैक्टिस में क्या हुआ, कैसे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई, कैसे अपोजिशन लीडर्स को रातों रात उठा करके जेल में डाल दिया गया, कैसे लोगों को बोला गया कि अब आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आर्टिकल 19 को कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें करी गई है। तो इट वॉज़ नॉट वेरी ईजी, कहने के लिए बहुत आसान है कि इमरजेंसी लगा दी गई, बट जब हम समझेंगे कि एक्चुअली में इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, तो हमारी पिक्चर और ज़्यादा वाइडन होगी दैट इट वॉज़ नॉट अ वेरी ईजी पीरियड, बहुत ज़्यादा टफ फेज था जो हमारे लोगों को झेलना पड़ रहा था उस समय। तीसरी बड़ी चीज़ क्या है, तीसरा बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी ऑन द पार्टी पॉलिटिक्स। इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए पार्टी पॉलिटिक्स में, इसमें हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे जब इमरजेंसी ख़त्म कर दी जाती है और इलेक्शन को अनाउंस किया जाता है इन द ईयर ऑफ 1977, फिर उसके बाद इंडिया में पहली बार सेंटर गवर्नमेंट में क्या होती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, विच इज़ अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। तो कैसे कांग्रेस डिफीट होती है, जनता पार्टी की सरकार आती है। तो इसके अलावा भी जो अदर कॉन्सिक्वेंसेज है इमरजेंसी के पार्टी पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत के जो लोग हैं, उन्होंने इमरजेंसी से काफ़ी सारे लेसन्स सीखे, क्योंकि इमरजेंसी का इम्पैक्ट डायरेक्टली लोगों पर होता है, अपोजिशन पार्टीज़ पर होता है, हमारी एक तरीके से जुडिशरी की फंक्शनिंग पर होता है, सारी चीज़ों पर इमरजेंसी का इम्पैक्ट दिखाई दिया। तो क्या हमने सीखा, इमरजेंसी की पावर्स क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मिसयूज़ करी जा सकती है, उसके बारे में भी हमने लेसन लिया, और कैसे हमने ये इंश्योर करा कि आगे फ्यूचर में कभी भी इमरजेंसी की पावर को मिसयूज़ ना किया जाए, और इसलिए हमने कुछ स्टेप्स उठाए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करे ताकि इमरजेंसी को मिसयूज़ ना किया जाए, बहुत आसानी से इमरजेंसी को इम्पोज ना कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, तो ये एक न्यूज़पेपर है, ठीक है? यहाँ पर सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन एक चीज़ है जिस पर क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर सारे पेज में सारा पेज भरा हुआ है तो ये स्पेस ब्लैंक क्यों खोला, एक तरीके से रखा गया है, राइट? इसको ब्लैंक क्यों रखा गया है, जो नई दुनिया है यहाँ पर ये जो नाम है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको खाली क्यों छोड़ा गया, व्हाट इज़ द रीज़न, उसको समझने के लिए ये वाला बॉक्स हमें पढ़ना पड़ेगा। The editorial page of Nai Dunya on 27th of June 1975 was like any other day, except that the space for editorial was left blank। तो किसके लिए स्पेस छोड़ी गई है, ये एडिटोरियल की स्पेस है, और ये एडिटोरियल की स्पेस छोड़ी गई है ब्लैंक। क्यों? इसका मतलब यहाँ पर एडिटोरियल लिखा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा गया। तो भाई क्या रीज़न थे? द एडिटोरियल वॉज सेंसर्ड। क्या बोला जा रहा है कि जो एडिटोरियल है वो क्या कर दिया गया, सेंसर्ड कर दिया गया यूजिंग इमरजेंसी पावर। यानी इमरजेंसी पावर में हमने देखा कि जो प्रेस फ्रीडम था उसको कर्टेल कर दिया जा रहा था, और प्रेस को बोला जा रहा था कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा, तब जा करके आप कुछ भी प्रिंट कर सकते थे, कुछ भी पब्लिश कर सकते थे, राइट? तो ये क्या किया गया, एडिटोरियल को क्या कर दिया गया था, सेंसर कर दिया गया था। मैनी अदर न्यूज़पेपर ऑल्सो कैरीड सच ब्लैंक स्पेसेस, समटाइम्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इमरजेंसी, लेटर लीविंग ब्लैंक स्पेस वॉज ऑल्सो बैंड। क्या कर दिया गया, तो ये चीज़ क्या है, सेंसर कर दी गई, कि इसका मतलब इस जो एडिटोरियल था ना, जो एडिटोरियल था उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो सरकार को पसंद नहीं आई,
उस समय इमरजेंसी के दौरान, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये एडिटोरियल नहीं प्रिंट किया जा सकता, पब्लिश नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं एंड दिस वाज कॉल्ड एज सेंसरशिप। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ समय के बाद जब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी, एक तरीके से हर चीज़ पर लगभग बहुत सारे आर्टिकल्स पर जब सेंसरशिप लगने लगी, रोका जाने लगा कि ये चीज़ नहीं लिख सकते हो, तो फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ऐसे ब्लैंक स्पेसेस ज़बरदस्ती एक तरीके से उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी से ब्लैंक स्पेसेस छोड़ने चालू करे, बिकॉज वो एक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। इट वॉज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। वो दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि देखो प्रेस क्या कर रही है, सरकार ने जो सेंसरशिप लगा दी है प्रेस के ऊपर, उसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी स्पेसेस को हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रिंट करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो ब्लैंक छोड़ने का जो आइडिया था एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, उसको भी एक तरीके से बैन कर दिया गया। एंड सरकार ने फिर क्या करा, सरकार ने ये भी बोल दिया कि कोई भी स्पेस ब्लैंक नहीं छोड़ा जाएगा। राइट इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली सेंसरशिप, कंप्लीटली प्रेस को रेगुलेट करने की कोशिश करी जा रही है। जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है विच वॉज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), वो यहाँ पर क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। राइट इसके अलावा भी इमरजेंसी में और क्या होता है, कौन से फंडामेंटल राइट्स पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। और केवल इंटरेस्टिंग की बात नहीं है, देखो केवल इंटरेस्टिंग की बात नहीं है कि जब चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी तभी हम पढ़ेंगे। ऑब्वियस ये बात है कि लगभग पॉलिटिक्स में ज़्यादातर चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, नॉलेज की, कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी के क्या क्या फेजेस रहे। ऐसा तो नहीं था ना कि हमारी डेमोक्रेसी का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत स्मूथ रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब जब हम पूरी अपनी डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को समझना चाहते हैं, तो भारत के लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, इमरजेंसी के पीरियड को हमें समझना पड़ेगा। तो वो उस एस्पेक्ट से भी, उस नॉलेज के एस्पेक्ट से भी ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें जो जो चीज़ें बताई गई है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफकोर्स एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो तो ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, बट हमें नॉलेज में भी तो आना चाहिए ना चीज़ें, हमें खुद तो समझ में आनी चाहिए कि हमारा देश जिस तरीके से चल रहा है। एक समय ऐसा भी था जब हम लोगों ने क्या फेस किया, इमरजेंसी फेस करी, और उसमें क्या क्या मुसीबतें लोगों को फेस करनी पड़ी, वो भी तो हमें पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भारत ऐसे ही एक स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी को एक तरीके से थ्रेटन करने की भी कोशिश करी गई थी। राइट डिक्टेटरशिप भी कुछ समय के लिए हमने इमरजेंसी के पीरियड में देखी है। राइट तो उसको भी हमें जानना चाहिए, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या जाता है, बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। तो ये क्या था, यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पर हम समझेंगे पूरा का पूरा जो इमरजेंसी है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या हो रही थी, डेवलपमेंट्स क्या थी, एक दो साल पहले क्या चीज़ें हो रही थी, 1975 से क्या चीज़ें, अगर हम पहले बात करें तो लगभग 1971 के आसपास से 1967 के आसपास से क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि इमरजेंसी के पिछले वाला जो पीरियड है, कुछ साल है इमरजेंसी से पहले, वो कैसे थे इंडिया में। पहली चीज़ यहाँ पर क्या बताई गई है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द पॉलिटिक्स सिंस 1967। तो 1967 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ गए हैं, है ना। पूरा डिटेल में समझा कि कैसे नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद एक तरीके से दोबारा से जब 1971 में इलेक्शन होते हैं तो इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा अपना जो एक तरीके से जो उनका जो वोट होता है, पूरा का पूरा जो कांग्रेस का जो वोट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, वोट परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, और काफ़ी डोमिनेंस के साथ में कांग्रेस इस्टेब्लिश करती है अपने आप को। ये सारी चीज़ें हमने समझी, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर यही बताया गया है दैट इंदिरा गांधी हैड इमर्ज एज अ टावरिंग लीडर विथ ट्रिमेंडियस पॉपुलैरिटी। तो इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ी दिग्गज नेता के सामने उभरती है, और एक ऐसे नेता जो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है लोगों के बीच में। राइट फिर उसके बाद क्या बताया गया है दैट दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द पार्टी कंपटीशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज्ड। इस समय पार्टी कंपटीशन भी क्या होता जा रहा था, और ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था, पोलराइजेशन होता जा रहा था। क्यों पार्टी कंपटीशन इंटेंस होता जा रहा था, बिकॉज नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया यहाँ पर आ चुका था कि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं वो एक साथ आएगी, एक साथ लड़ेगी, ताकि उनकी वोट्स डिवाइड ना हो, एंड सो दैट वो क्या कर सके, वो एक तरीके से कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को हटा सके, कांग्रेस आर को हरा सके। राइट साथ ही साथ दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द टेंशंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। ये चीज़ हमने क्लास 11th में भी पढ़ी है
कि ये वाला जो पीरियड है ख़ास तौर पर आफ्टर 1967, तो इस पीरियड में जो इंदिरा गांधी रहती है, राइट, इंदिरा गांधी की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, इस दौरान खास तौर पर जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेंशन होता है। टेंशन क्यों होता है भाई? टेंशन इसलिए होता है क्योंकि इंदिरा गांधी कोशिश करती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, और वो अमेंडमेंट्स को कोर्ट क्या कर देती है, एक तरीके से डिक्लेयर कर देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। बहुत सारी डिबेट्स हो रही है। इंदिरा गांधी डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, तो फिर कोर्ट उस तरफ से बोलती है क्या कि देखो फंडामेंटल राइट्स को आप क्या नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो काफ़ी लंबी स्ट्रगल चलती है, राइट। ये चीज़ें भी हो रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी जो हमारे दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, है ना, तो इन सब के बीच में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है इस पीरियड में। सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो एक तरीके से क्या देखे गए, वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे गए, जो अभी हमने डिस्कस करा। द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दिस स्टैंड ऑफ द कांग्रेस द स्टैंड ऑफ द कोर्ट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि ये जो स्टैंड है ना कोर्ट का, जो भी कोर्ट बेसिकली जो भी कांग्रेस पार्टी लेकर आने की कोशिश कर रही थी अमेंडमेंट्स, और फिर कोर्ट क्या कह रही थी कि वो चीज़ क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला कि ये जो कोर्ट कर रही है बार 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 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीज़ बोली। और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के भी अगेंस्ट है, उन्होंने ऐसा बोला। तो बेसिकली यहाँ पर समझो इस चीज़ को, कांग्रेस पार्टी एक तरीके से क्या सोच रही थी, पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी का आइडिया है उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही थी कि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि पार्लियामेंट एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है। मतलब क्या है, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, डायरेक्टली चुने जा रहे हैं, है ना। सिमिलरली दूसरी तरफ क्या है, कोर्ट है, कोर्ट में तो भाई कोई चूज ही नहीं किया जा रहा, है ना, तो दैट इज़ अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी या पूरी जो गवर्नमेंट है उस समय वो ये कह रही थी कि क्योंकि वो लोग डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए उनके पास ये पावर है, उनके पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, को किसी भी तरीके से अमेंड कर सकते हैं। बट कोर्ट यहाँ पर बिल्कुल अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए, क्योंकि कोर्ट क्या है, कोर्ट इज़ द गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कोर्ट यहाँ पर क्या कह रही थी कि कोई पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि इंडिया में एक ही चीज़ सुप्रीम है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये जिम्मेदारी दे रखी है कि अगर कोई भी सरकार कुछ भी ऐसा करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसे लेकर आती है विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट था। Similarly, the Congress also alleged that the court was a conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing pro-poor welfare program. क्यों वो ऐसे बोला जा रहा है कि इट वॉज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन? क्योंकि जब जो कांग्रेस है वो सोशलिज्म की पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही थी, इसीलिए प्रो पुअर वेलफेयर मेजर्स लेकर आने ज़रूरी थे। बहुत सारे डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी, उसकी वजह से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था। कोर्ट बार बार कह रहा था कि ये क्या है, एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, राइट। इसकी वजह से भी कांग्रेस ने कोर्ट को क्या बोला, एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन के तौर पर बोला। Similarly, the parties opposed to the Congress, they felt that the politics was becoming too personalized and that government authority was being converted into personal authority. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट और जुडिशरी, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में तो कन्फ्लिक्ट चल ही रही है। इमरजेंसी के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ये स्ट्रगल तो चल ही रहा है ना। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है इंडिया में वो भी अफेक्ट हो रहा है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोली है, तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में बोली गई है कि जो पार्टीज़ थी, जो कांग्रेस की अपोजिशन पार्टीज़ थी, दैट वाज कॉल्ड एज नॉन कांग्रेस पार्टीज़, तो वो क्या कर रही थी, उनको लग रहा था कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या बनता जा रहा है, वो पर्सनलाइज्ड बनता जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी वो क्या होती जा रही है, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जो सरकार में जो सारी चीज़ें तय करनी चाहिए, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का मतलब कोई एक पर्सन थोड़ी ना है, गवर्नमेंट का मतलब केवल इंदिरा गांधी तो नहीं हो सकता। सरकार का मतलब होता है सरकार में चुने गए जितने भी लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब सरकार में आते हैं, है ना। लेकिन हो क्या रहा था, अपोजिशन पार्टीज यही कह रही थी कि जो पूरी पावर है वो क्या हो रही है,
गवर्नमेंट की अथॉरिटी केवल और केवल एक पर्सन के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो गई है, वो पर्सनल अथॉरिटी में तब्दील हो गई है। यानी कि इंदिरा गांधी वो सम हाउ डोमिनेटिंग द एंटायर थिंग, कि भाई अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर किसी के साथ में मिलकर डिस्कशन के जरिए चीज़ें होनी चाहिए थी। बट हम आगे देखेंगे कि जब इमरजेंसी इम्पोज करने की बात आई, जब प्रेसिडेंट को लेटर लिखा गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तो सीधा उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया। कैबिनेट को बाद में पता चलता है कि अच्छा इमरजेंसी लग गई है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, बिकॉज इंदिरा गांधी को लग रहा था कि उनकी वजह से क्या हो रहा है, कांग्रेस जीत गई 1971 इलेक्शन में, सेंटर में भी आ गई और स्टेट्स असेंबलीज में भी आ गई, तो एक तरीके से जो पॉपुलैरिटी होती है इंदिरा गांधी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट। और इसी चीज़ की वजह से धीरे धीरे क्या होने लगा, जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होने थे, जो जो चीज़ें डिसाइड करनी थी, वो इंदिरा गांधी खुद सारी चीज़ें डिसाइड करने लगी। एंड जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि लीडर डिसीजन लेंगे लेकिन अपने आप नहीं लेंगे, यूनिलैटरल तरीके से नहीं लिया जाएगा डिसीजन डेमोक्रेसी में। तो फिर पार्लियामेंट किस लिए है यहाँ पर, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का क्या रोल है अगर केवल प्रधानमंत्री ही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, राइट। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है ना, तो फिर तो एक ही अथॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा, एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि इट वॉज जो सारी की सारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो पर्सनल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दी गई। और द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड शार्पन द डिवीजन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड हर अपोनेंट्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है, अगर आप रिकॉल करोगे चैप्टर 2 में हमने अंडरस्टैंड करा जब नेहरू थे तो क्या हो रहा था, नेहरू थे तो फिर जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है उसमें बहुत ज़्यादा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई देता था, राइट। नेहरू बहुत सारे अदर अपोजिशन लीडर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखते थे। लेकिन ये चीज़ इंदिरा गांधी के आते आते सारी चीज़ें बदल गई और क्या देखने लगे, बहुत ज़्यादा डिवीजन देखने लगे इंदिरा गांधी के बीच में, अपोनेंट्स के बीच में। पहले तो कांग्रेस में ही स्प्लिट हो गया और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी, राइट। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो सारी की सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो साथ इकट्ठा होने लग जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, वो इस तरीके से कैंपेनिंग करती है ताकि वो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर है उसको क्या कर सके, हरा सके। यानी एक समय में इंडिया की जो डेमोक्रेसी थी जिसमें भले ही सरकार कांग्रेस की हो और जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा वोट ना हो, बहुत ज़्यादा सीटें ना हो, लेकिन फिर भी देयर वॉज अ कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। लेकिन बैकग्राउंड टू इमरजेंसी की अगर हम बात करें या इंदिरा गांधी का जो रिजीम एक तरीके से शुरू होता है 1971 ऑनवर्ड्स, उस समय की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें सारी चेंज हो रही है। और जो कॉपरेशन का पीरियड होता था अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, वो एक तरीके से क्या बन गया, कन्फ्लिक्ट का पीरियड बन गया। इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन क्या हो रहा था, ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में एंड इंदिरा गांधी के बीच में। दोनों एक तरीके से हर कोई कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करते हुए क्या आया जाए, पावर गेन करी जाए, सत्ता में आया जाए, राइट। समझ रहे हो। तो कैसे देखो, इमेजिन करो कि कितने बड़े लेवल पर हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसमें चेंज आया है कि एक समय में जो ओल्ड कांग्रेस सिस्टम है वो सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से चल रही है। स्मूथ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है, टॉलरेंस है। भले ही नेहरू किसी की बात से एग्री ना करते हो लेकिन उनको फिर भी सुना जा रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेहरू कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब यही सेम टू सेम चीज़ इंदिरा गांधी के पीरियड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें दिखाई देता है। खासतौर पर जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है अपोजिशन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, वो कन्फ्लिक्ट में बदल जा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन एज अ पीएम के तौर पर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है और हर चीज़ों को लीड करने की कोशिश कर रहा है। तो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है विद इन द पार्टी हो या आउटसाइड द पार्टी हो, विद इन द पार्लियामेंट हो, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे हमारा रिड्यूस होता जा रहा है, राइट। तो ये हमारा पूरा बैकग्राउंड है इमरजेंसी को लेकर के कि आखिरकार क्या सिचुएशन थी, इमरजेंसी का बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीज़ें हमने समझी। पहली चीज़ हमने क्या समझी कि जो जुडिशरी है और जो गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। जुडिशरी गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंदिरा गांधी कोशिश क्या कर रही है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसको पर्सनल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर सके। साथ ही साथ में जो अपोजिशन पार्टी है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि इंडिया का उस समय इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। तो याद हो अगर आपको, इलेक्शन ऑफ 1971 में कांग्रेस ने क्या स्लोगन दिया था, कांग्रेस ने स्लोगन दिया था, इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ का।
कि वो क्या करेंगे, जैसे ही अगर वो सरकार बनाते हैं तो वो पॉवर्टी के रिमूवल के लिए काम करेंगे। लेकिन हम देखेंगे अभी कि 1971 के बाद जब कांग्रेस जीत जाती है, क्या उसके बाद वाकई में गरीबी हटाओ, क्या ये जो नारा है वो रियलाइज़ हो पाता है, या केवल ये नारा रह जाता है। तो आगे हम समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट, गरीबी हटाओ का जो नारा था उसका रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता। एंड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी ही रहती है, सिचुएशंस चेंज नहीं होती लोगों की। ठीक है, तो इसके रीज़न क्या है? However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971 and 1972। तो यही बताया जा रहा है कि जो भारत में उस समय की जो हमारी सोशल और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती 1971 और 1972 के बाद। जैसे बांग्लादेश क्राइसिस होने लगा था, बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगभग 88 मिलियन पीपल दे क्रॉस्ड ओवर ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया। क्या बोला जा रहा है, लगभग 80 लाख लोगों के आसपास जो ईस्ट पाकिस्तान में थे वो क्या करने लगे, भारत में आ चुके थे, भारत की बाउंड्री में एंटर कर चुके थे। साथ ही साथ फिर उसके बाद क्या होता है, जब इंडिया में क्राइसिस होने लगा, इंडिया की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भारत के नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, आसाम में यहाँ पर आकर सेटल होने लगी। तो फिर कुछ समय के बाद इंडिया को भी रिस्पॉन्ड करना था। एंड फाइनली क्या होता है, वॉर हो जाती है पाकिस्तान के साथ, एंड देयर वाज क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वॉर हो जाती है तो इकोनॉमी पर तो और ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जब वॉर हो जाती है तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जितनी भी एड या मदद इंडिया को कर रहा था यूएस, वो सारी बंद कर दी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हुई। फिर उसके बाद क्या हो रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए, एंड इसकी वजह से क्या होता है, दिस लेड टू ऑल राउंड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। तो जब तेल के दाम बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में भी जो कमोडिटीज़ है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, वो सारे के सारे उन सब के भी प्राइसेस बढ़ गए। सो देयर वाज एन इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, महंगाई होने लगी, और महंगाई बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करने लगी, मारने लगी एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि उस समय बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंडीशंस थी कि ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, उसकी वजह से भी इंडिया में क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ इकोनॉमी में क्या हो रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करें, इट वाज आल्सो वेरी लो, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, खास तौर पर रूरल एरियाज़ में। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए क्या करा, द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो जो अपनी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज थी उसको रोक दिया कुछ समय के लिए, क्योंकि सरकार पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सरकार क्या करना चाह रही थी, अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाह रही थी, इसलिए इस तरीके से जो सैलरीज थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उनको भी रोक दिया गया। मॉनसून फेल हो गया 1972-1973 में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। जो फूड ग्रेन का आउटपुट था हमारा, वो भी 8% से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। राइट, तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखोगे तो यहाँ पर क्या बताया गया, पीएम सेज हार्ड डेज अहेड, मतलब कि आने वाले समय बहुत ज़्यादा क्या होगा, आने वाले दिन बहुत मुश्किल दिन है। राइट, कुछ समय पहले भारत में क्या हो रहा था, एक स्लोगन था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। और इसी तरीके से उस समय क्या दिया जा रहा है, उस समय ये नारा दिया जा रहा है 1971-1972 में कि भाई देखो मुश्किल दिन आने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि एक्चुअली में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, ख़राब है। और कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो ही ऐसा हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे थे जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा क्या होती जा रही थी, और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बताया गया दैट देयर वाज अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकार, कांग्रेस की सरकार इस नारे पर आती है कि वो गरीबी हटाएंगे, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गरीबी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के अंदर तो डिससेटिस्फैक्शन दिखेगा कि सरकार को हमने वोट दिया था कि वो हमारी गरीबी को दूर करेगी, रादर सिचुएशन क्या हो रही है, ख़राब होती जा रही है। इन सब सिचुएशन में क्या होता है कि जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़ है, दे वर एबल टू ऑर्गेनाइज द पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली। अब देखो सीधी सी बात है, ये जो सिचुएशन है, पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन, ये कांग्रेस के तो खिलाफ सिचुएशन है ना, क्योंकि कांग्रेस सरकार एक तरीके से यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रही है कि आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बट यू आर फेलिंग टू डू दैट, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ है वो इस तरीके से इस पूरी सिचुएशन पर क्या करते हैं, जिसको कहते हैं ना मौके पर चौका मारना,
तो यहाँ पर सेम टू सेम अपोजिशन पार्टीज़ करती है। उनको क्या मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली कि क्या किया जा सकता है, पीपल आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द कांग्रेस, है ना, लोग क्या है, डिससेटिस्फाइड है, कांग्रेस की जो काम है उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। तो फिर इसलिए जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ है उन्होंने क्या करा, एक साथ आए वो लोग एंड उन्होंने ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया पॉपुलर प्रोटेस्ट, लोगों को इकट्ठा किया एंड बोला कि सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। फिर बहुत सारे स्टूडेंट अनरेस्ट भी होने लगते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी होने लगते हैं। साथ ही साथ में इस समय क्या होता है, जो मार्क्सिस्ट ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ है, मार्क्सिस्ट ग्रुप कौन होते हैं, मार्क्सिस्ट ग्रुप ऐसा ग्रुप जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता, रादर जो मानते हैं किसमें, रेवोल्यूशन में विश्वास रखते हैं। मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म ये कहता है कि कैपिटलिज्म को अगर ख़त्म करना है ना, कैपिटलिस्ट स्टेट को ख़त्म करना है तो जितने भी वर्कर्स है सबको इकट्ठा होना पड़ेगा एंड रेवोल्यूशन या एक तरीके से आर्म्ड रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, आर्म्ड रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, सारे कैपिटलिस्ट को हटाना पड़ेगा और तब जा करके जब वर्कर्स पूरे स्टेट को कंट्रोल करेंगे तो वो एक ऐसी कंडीशन होगी जो बेटर कंडीशन होगी। समझ में आ रहा है? तो ये मार्क्सिज्म का आइडियोलॉजी इस तरीके से काम करता है। तो इंडिया में भी बहुत सारे मार्क्सिस्ट ग्रुप आने लगे थे। तो जितने भी एग्जिस्टिंग मार्क्सिस्ट ग्रुप थे उस समय, उन्होंने क्या करा, द ग्रुप हैड टेकन टू द आर्म्स एंड इंसर्जेंट टेक्निक्स फॉर द ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो इंसर्जेंट टेक्निक्स है, जो आर्म्स है, उनकी मदद ली ताकि वो कैपिटलिस्ट ऑर्डर को क्या कर सके, ओवरथ्रो कर सके। और स्पेसिफिकली जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट रिजीम है, उसको क्या करने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए, उसको हटाने के लिए। जैसे आज भी नक्सलिस्ट किस लिए लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्टैब्लिश्ड रिजीम के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। सेम टू सेम चीज़ शुरू कब से होगी, इमरजेंसी के आसपास के पीरियड के आसपास शुरू हो गई। इन सबको क्या बोला जाता था, दे वर नोन एज द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, नाउ दे आर कॉल्ड एज माओइस्ट ग्रुप्स या नक्सलाइट। इनको क्या बोलते थे, नक्सलाइट बोलते थे। एंड वो क्या विश्वास रखते थे कि अगर उनको अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, कैपिटलिस्ट ऑर्डर को ख़त्म करना है, स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म करना है, तो एक ही तरीका है, विद्रोह करना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे एंड वायलेंस करना पड़ेगा। राइट, तो ये सारी चीज़ें उस समय क्या हो रही थी, उस समय हो रही थी। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या समझी, इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझा। बैकग्राउंड में मोटे तौर पर समझा कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की पॉलिटिक्स इमरजेंसी से पहले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे कि हमने जुडिशरी और गवर्नमेंट के बारे में बात करी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन पार्टीज़ में एंड जो गवर्नमेंट है उसमें भी क्या चल रहा है, अनबन चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रही है वहाँ पर भी। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन को हमने पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया, बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इश्यूज़। जैसे कि इंटरनेशनल इश्यूज़ में क्या हो रहा था कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे थे, है ना, उसकी वजह से भारत में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। भारत की फूड प्रोडक्शन भी क्या होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा था, फूड प्रोडक्शन कम होता जा रहा था, इंडस्ट्रीज़ पर भी इम्पैक्ट था। इन सब चीज़ों की वजह से उस समय क्या होता है कि अपोजिशन प्रोटेस्ट करना चालू कर देता है। और फिर आगे जा कर के हम लोग डिस्कस करेंगे, गुजरात मूवमेंट जब हम पढ़ेंगे, बिहार मूवमेंट्स जब हम पढ़ेंगे, तो हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोटेस्ट आखिरकार क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट में क्या क्या चीज़ें थी जो डिमांड करी जा रही थी। तो ये पूरा सिचुएशन है जो दिखाता है कि इमरजेंसी के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पर क्या दिखाई देता है, टर्मोइल दिखाई देता है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो हमारी सिचुएशन है वो वीक दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। राइट, तो ये हम लोगों ने अब तक यहाँ तक समझा। आई होप कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट आपके दिमाग में गई होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना जो सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे गुजरात और बिहार मूवमेंट्स के बारे में, वो हम वहाँ पर शुरू करेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।